नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर राजीव गुलेरिया श्रेया को लेकर काफी परेशान हो रहा था क्योंकि उसे श्रेया कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। इवन वो शारदा से भी पूछता है, लेकिन तब वो यहाँ पर मयूर को आवाज लगाता है तो वो मयूर से कहता है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि श्रेया कहाँ पर है? तुम तो सबकी सेफ्टी को इंश्योर करते हो ना। तो अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो तो श्वेता से मिलने के लिए गई है। इसलिए ये जानकर अब यहाँ पर मयूर भी सीधा ही यहाँ पर श्रेया को यहाँ पर अब श्वेता को कॉल लगा देता है। तो जब सामने से आवाज आती है तो अब मयूर कहता है, क्या श्रेया तुम्हारे साथ है श्वेता? अब मयूर की इस बात पर अब मयूर को सामने से श्वेता की आवाज आती है, नहीं भैया, श्रेया मेरे साथ तो नहीं है। इनफैक्ट मेरी तो काफी वक्त से श्रेया के साथ कोई भी बात भी नहीं हुई है। श्वेता की यह बात सुनते ही मानो मयूर के तो एकदम से ही होश उड़ गए थे, क्योंकि उसे यहाँ पर उम्मीद थी कि शायद श्रेया भाभी श्वेता के ही साथ होगी। लेकिन जब श्वेता ने ये सब कहा तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आया और वो अब यहाँ पर अपनी ही सोच में था कि तभी सामने से यहाँ पर हेलो हेलो की आवाज आती है। क्योंकि जैसे ही मयूर यहाँ पर कुछ पल के लिए शांत हो जाता है तो दूसरी तरफ से श्वेता बार बार मयूर को ही हेलो हेलो बोल रही थी कि भैया क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? श्रेया ठीक तो है ना? इधर श्वेता की इस बात को सुनकर अब मयूर अपने सेंस में आते हुए कहता है, कुछ नहीं श्वेता, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्योंकि वो भी यहाँ पर श्वेता को कुछ भी नहीं बता सकता था, क्योंकि अब तक खुद मयूर को भी नहीं पता था। और ये कहते हुए ही वो अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और यहाँ पर फोन के डिस्कनेक्ट करते ही उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेया गई तो गई कहाँ। इधर मयूर को इस तरह से परेशान और हैरान देखकर अब राजीव, हालांकि उसके चेहरे को देखकर पहले से ही भाप गया था कि जरूर कुछ तो गलत हुआ है श्रेया के साथ। इसलिए अब राजीव कहता है, क्या हुआ है मयूर, सब ठीक तो है ना? राजीव गुलेरिया की ये बात सुनते ही मयूर कहता है, नहीं अंकल, वो श्रेया का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आखिर वो कहाँ गई है? वो और हाँ, श्वेता का कहना है कि उसकी तो श्रेया के साथ तो कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ है। अरे वो उससे मिलना तो दूर, उसे तो काफी वक्त हो गया है उससे बात किए हुए भी। इसलिए अब जब से मैंने श्वेता की ये बात सुनी है तब से मुझे श्रेया की चिंता हो रही है। कहाँ होगी श्रेया? और वो जहाँ कहीं भी होगी, क्या वो सही सलामत होगी? क्योंकि इस वक्त हमारे परिवार पर जो मुश्किलें आई हैं उसे देखकर तो अब मुझे भी डर लगने लगा है। इस बात पर अब राजीव कहते हैं, इट्स अ ट्रैप मयूर, और हमें श्रेया को बचाना ही होगा, क्योंकि श्रेया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे एक जाल में फंसाया जा रहा है। इसलिए तुम एक काम करो, सबसे पहले हमारे आईटी डिपार्टमेंट के हेड के साथ कांटेक्ट करो और हाँ, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट उनकी हेल्प से हम श्रेया की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द उन्हें श्रेया की लोकेशन का पता लगाने के लिए कहो, ताकि हमें कोई ना कोई लीड मिल सके। ये सुनते ही यहाँ पर मयूर कहता है, ठीक है, मैं भी उनसे कांटेक्ट करता हूँ अंकल। और ये कहते हुए ही मयूर अब अपने फोन से यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट के लोगों को भी यहाँ पर कांटेक्ट करने लगता है। तो वहीं राजीव भी अब अपनी ही सोच में खड़ा था। वो भी अभी यही सोच रहा था कि आखिर ये चाल क्या सच में आकाश को फंसाने के लिए किया जा रहा है, या सच में ये श्रेया के लिए ही था। कि तभी उसे भी यहाँ पर शारदा की आवाज आती है, जो कि अभी आवाज लगा रही थी, साहब खाना बन गया है करण साहब के लिए। शारदा की ये बात सुनते ही यहाँ पर राजीव अब शारदा के पास जाकर अब उस ट्रे को अब अपने हाथ में ले लेता है और अब वो यहाँ पर करण के कमरे की तरफ जाने लगता है।
इधर दूसरी तरफ स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में अब तक अनिका की गाड़ी भी यहाँ पर हेडक्वार्टर के सामने आ जाती है। अनिका बड़ी ही जल्दी से अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आई थी, इसलिए वो अपनी गाड़ी को पार्किंग में लेकर जाती है और अपनी गाड़ी को वहाँ पर पार्क कर देती है। और जैसे ही गाड़ी को वहाँ पर पार्किंग में लगाती है तो वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर वो स्पेशल डिपार्टमेंट के अंदर की तरफ बड़ी ही जल्दी से जाने लगती है। इधर जैसे ही अनिका भी यहाँ पर अंदर आती है तो वहाँ सामने खड़ी हुई भूमिका को देखकर अब अनिका कहती है, भूमिका क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना। अनिका किस बात पर अब भूमिका कहती है, अच्छा हुआ अनिका जो कि तुम यहाँ पर आ गई हो, चलो चलो मेरे साथ चलो। अब ये कहते हुए ही भूमिका अब आगे जाने लगती है। तो वहीं भूमिका की इस बात को सुनकर अनिका भी हैरानी के से बस उसके साथ ही जाती है, क्योंकि अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा यहाँ पर क्या हुआ है। इसलिए वो दोनों जैसे ही अब यहाँ पर लैब में पहुँचती है तो वहाँ पर लैब में अर्जुन सिंह उन्हें देख कर कहता है, अच्छा हुआ जो आप यहाँ पर आ गई हैं, इट्स रियली स्ट्रेंज। क्योंकि अर्जुन सिंह ने यह बात अनिका को देखते हुए ही कही थी। यहाँ पर सभी के हाथ पैर पूरी तरह से फूले हुए थे कि वो यहाँ पर गुलेरिया हाउस और मल्होत्रा हाउस के फैमिली के लोगों को क्या क्या अपडेट देंगे। ये कि उन दोनों की ही बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इधर ये सुनते ही अब अनिका वहाँ पर साइड में रखे हुए ग्लव्स को अब अपने हाथ में पहन लेती है और उन्हें पहनने के बाद वो यहाँ पर आई ग्लासेस को भी पहन लेती है और वो अपने सिर पर भी एक हेयर कैप को पहनती है। अनिका ने यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से सिक्योर कर लिया था और अब उसे पहनने के बाद वो अंदर जाती है। इधर उसने अपने चेहरे पर अब अपना मास्क भी पहना हुआ था और वो अब इंस्पेक्टर अब्बास से कहती है, ये सब क्या है इंस्पेक्टर अब्बास, मेरी माँ कहाँ पर है और नाना जी, उनका भी कुछ भी पता नहीं है, क्या आप मुझे कुछ कहेंगे। अनिका की इस बात पर इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ अनिका, सॉरी। तुम समझ रही हो ना, आज जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मेरी सोच से परे है, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो कैसे सकता है। क्योंकि मेरे आज तक के मेरी जॉब की सर्विस तक मैंने इतने सालों में ऐसा केस कभी भी नहीं देखा है। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है क्या। अनिका की इस बात पर अब छठी इंद्री जवाब देते हुए कहता है, वही तो करना था ना मैडम, लेकिन हमने पहले डीएनए टेस्ट किया और उसके बाद हम पोस्टमार्टम करने ही वाले थे कि तभी ये इंसिडेंट हो गया, क्योंकि हम वो चीज़ कर ही नहीं पाए। हमें तो अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर हम करें तो क्या करें, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए हमारे पास बॉडी का सही सलामत होना भी तो जरूरी है। ये एक्सीडेंट केस तो मिस्ट्री बन गया है। सच में ऐसी मिस्ट्री मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार देखी है। छठी इंद्री की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, मैं एक बार अच्छी तरह से चेक करना चाहती हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ है। और ये कहते हुए अनिका पूरे ही लैब में घूमने लगती है। वो हर एक चीज़ को बड़ी ही अच्छी तरीके से चेक कर रही थी। हर एक चीज़ को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद, चेक करने के बाद अब अनिका अपने मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ मुझे कुछ बताना चाहती है। उनका ये सब कुछ करना ये कोई बेवजह तो नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैं माँ को जानती हूँ वो इसके द्वारा मुझे कोई संदेश देना चाहती है। अनिका अपनी ही सोच में थी कि तभी उसके कानों में इंस्पेक्टर अब्बास की आवाज़ आती है, जो कि कहते हैं, अनिका आई एम सो सॉरी, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, इट्स ओके इंस्पेक्टर अब्बास, वैसे इसमें आपकी क्या गलती है। मैं गुलेरिया हाउस और मल्होत्रा हाउस में सभी को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी, जो कुछ भी यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट की इस लैब में हुआ है, क्योंकि ये सब आप लोगों ने जानबूझकर तो नहीं किया है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो एक्सीडेंटली हुआ है। आई होप वो सब मेरी बात को जरूर समझेंगे। अनिका की ये बात सुनते हुए इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, ठीक है अनिका, वैसे क्या तुम अभी हमारी मीटिंग को ज्वाइन करना चाहोगी।
वो क्या है ना कि जो मीटिंग अभी होने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो फाउंडेशन डे आने वाला है ना, हाँ, पेरिस में। तो हमें राजमहल की सिक्योरिटी के लिए मीटिंग करनी है, क्योंकि हमें फ्रांस से हमें निमंत्रण दिया गया है कि हम राजमहल में हो रहे इस फाउंडेशन डे में वहाँ पर सिक्योरिटी को संभाले। लास्ट टाइम प्रिंसेस लतिका के बर्थडे पर तुम्हारी लीडरशिप में हमने सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लिया था निका। इसलिए मैं भी तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम कर सकती हो तो प्लीज़ हमें ज्वाइन कर लो, ताकि इस बार भी हमारा ये काम अच्छी तरह से हो जाए। इधर इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, श्योर इंस्पेक्टर अब्बास, मेरे ख्याल से अभी हमें मीटिंग कर लेनी चाहिए और मुझे भी आप लोगों को कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। अनिका की ये बात सुनते ही अब अर्जुन सिंह कहता है, मीटिंग रूम में चले। वैसे इंस्पेक्टर विक्रांत कहाँ पर है, क्योंकि वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इस मीटिंग के लिए वो भी तो जरूरी हैं। इस बात पर अब्बास कहते हैं, वो आज ड्यूटी को ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, लेकिन हाँ, वो ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, क्योंकि वो बस फिजिकली से अटेंड नहीं कर पाएंगे। अब इंस्पेक्टर अब्बास की इस बात पर अनिका कहती है, ठीक है, अच्छी बात है, आप उन्हें कहिए कि वो इस मीटिंग को ऑनलाइन ही अटेंड करें और हम सभी मीटिंग रूम में तब तक चलते हैं। वक्त बहुत ही कम है हमारे पास। और निखिल कहाँ पर है, वो भी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अनिका की ये बात सुनते ही भूमिका कहती है, वो इस लैब की सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहा है अनिका, शायद हमें उस सीसीटीवी फुटेज से कुछ मिल जाए, शायद कोई ऐसा हिंट मिल जाए कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इसलिए अभी हम मीटिंग के लिए चलते हैं। निखिल को सब कुछ मैं बता दूंगी, क्योंकि अभी निखिल जो काम कर रहा है वो भी हम सब के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। भूमिका की ये बात सुनते ही यहाँ पर अनिका कहती है, ठीक है, चलते हैं। और इसके बाद वो सभी मीटिंग रूम की तरफ जाने लगते हैं। इधर मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के कॉन्फ्रेंस रूम में यहाँ पर चेयरमैन की चेयर पर रोहित मारवा बैठा हुआ था, क्योंकि रोहित मारवा यहाँ पर अब इस मीटिंग को लेने के लिए वहाँ पर पहुँच चुका था। उसके एक तरफ यहाँ पर वरुण मारवा बैठे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आदित्य पारासर बैठे हुए थे, और उनके साथ यहाँ पर बोर्ड मेंबर भी बैठे हुए थे, जो कि जिनका मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी में यहाँ पर अपना हिस्सा था। इधर हंसराज मारवा अब अपनी चेयर से उठकर खड़े होते हुए ही कहते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये अचानक से मीटिंग क्यों बुलाई गई है? क्योंकि कोई भी मीटिंग करने से पहले उसका एक प्रायर नोटिस होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये मीटिंग क्यों की जा रही है। उसका एक वैलिड रीजन होता है, लेकिन ये मीटिंग अचानक से क्यों की गई है। इस बात पर अब यहाँ पर रोहित मारवा कहता है, मैंने आपको पाराशर हाउस एक डील लेकर जाने के लिए कब कहा था? आप पहले मुझे ये बताइए, क्या मैंने आपको वहाँ पर भेजा था? और ये कहते हुए रोहित अब अपने सामने रखी हुई अब उस फाइल को हंसराज मारवा की तरफ अब अपने हाथ से सरकाते हुए ही कहता है, इसका मतलब सीधा ये था कि वो सीधे यहाँ पर कह रहा था कि इस फाइल को उठाइए और इसे पढ़िए, कि इसमें जो डिटेल है क्या मैंने भी भेजा था वहाँ पर। इस फाइल को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इसे एक बार चेक करके मुझे बताइए, क्या ये सब आपने मेरे कहे से किया है? रोहित मारवा की ये बात सुनते ही हंसराज मारवा कहता है, ये सब झूठ है रोहित, कोई भी मुझे इस तरह से तो नहीं फंसा सकता है, क्योंकि कोई मुझे यहाँ पर फंसा रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, सच कहूँ तो मन तो मेरा ऐसे कर रहा है कि मैं आपको अभी इसी वक्त इस कंपनी से और मारवा हाउस से धक्के मारकर बाहर निकाल कर फेंक दूं। इधर रोहित मारवा की ये बात सुनते ही हंसराज कहते हैं, लेकिन तुम ये नहीं कर सकते हो रोहित, क्योंकि ये कंपनी पापा की है और पापा अभी जिंदा है, तो ये सब करने का तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है। बोलो मत, क्योंकि इस फैमिली का हेड अभी जिंदा है। इस कंपनी से जुड़े हर डिसीजन को अब सिर्फ पापा ही ले सकते हैं। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। हंसराज को यहाँ पर अभी भी अपने किए पर किसी भी तरह का कोई भी
शर्म नहीं थी। वो भी यहाँ पर अपने आप का बचाव कर रहा था। इस बात पर अब यहाँ पर गुस्से में तिल मिलाते हुए वरुण मारवा कहते हैं, रोहित इन्होंने पारासर हाउस जाकर उनकी कंपनी को खरीदने की बात कही है। या तो आदित्य पारासर अपनी कंपनी को इनके नाम कर दें, वरना मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री उस कंपनी को खरीद लेगा। और ये काम इन्होंने हम सभी की परमिशन के बिना कंपनी के कुछ शेयर को बेचने की कोशिश की है, और वो भी सिर्फ आदित्य पारासर की कंपनी को खरीदने के लिए। अरे इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो आदित्य पारासर जो कि हमारे साथ अपना रिश्ता जोड़ रहे थे, उनके सामने एक ऐसी कंडीशन रखे। क्यों इन्होंने ये किया। इधर वरुण मारवा की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, आज से मैंने एक इस कंपनी के लिए डिसीजन लिया है। इनफैक्ट मैं यूँ कहूँ कि अभी से मिस्टर मारवा का इस कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि मिस्टर मारवा ने यहाँ पर इस कंपनी के नाम से इसका मिसयूज किया है। इसलिए मिस्टर हंसराज मारवा, मैं आपके शेयर को आपकी वाइफ के नाम पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अब इस कंपनी में आपका कोई भी हिस्सा नहीं होगा, आपके नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ये सुनते ही यहाँ पर हंसराज मारवा अब अपने मन में कहते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, अगर ये शेयर मेरी बीबी के नाम भी हो जाएंगे तो। इधर इस बात से यहाँ पर मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर मेरे नाम से ही हो या फिर देविका के रहेंगे तो वो हमारे ही ना। यहाँ पर हंसराज मारवा को अभी रोहित के इस डिसीजन से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो इधर अपनी ही सोच में थे कि तभी उनके कानों में एक और आवाज आती है, मिसेज आयशा मारवा इज योर फर्स्ट वाइफ पापा, क्योंकि ऑफिशियली वो आपकी वाइफ है। इधर रोहित ने यहाँ पर पापा शब्द पर जितना जोर दिया था कि मानो वो उन्हें चिढ़ा रहे हों, क्योंकि यहाँ पर जब रोहित ने ये कहा कि वो उनकी वाइफ के नाम सब कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हंसराज को लगा था कि उनकी वाइफ यहाँ पर देविका है। वो ये भूल गए थे कि ऑफिशियल अभी भी उनकी वाइफ आयशा मारवा ही है, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई डिवोर्स नहीं हुआ है। इधर यहाँ पर इसलिए रोहित इस बार पर जोर देते हुए ये सब कहता है। इधर रोहित अब यहाँ पर आदित्य पारासर की तरफ देखकर कहता है, सॉरी, आपको उसी वक्त इस मैटर पर मुझे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप उसी वक्त मेरे से बात करते तो शायद ये मैटर इतना बड़ा नहीं होता। अगर मेरे साथ आपका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था तो आपको उस वक्त अनिका के साथ कांटेक्ट करना चाहिए था। और वैसे भी मेरी एब्सेंट में इस कंपनी को हमेशा से ही अनिका ने ही हैंडल किया है। तो अगर मेरी एब्सेंट में कोई भी ऐसा कार्य होता है तो उसके लिए अनिका से बेझिझक ही कांटेक्ट किया जा सकता है। हाँ, एक बात, आपको अब किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी को कोई भी नहीं खरीद सकता। आपके मन में जो भी बात है पहले आपको उसे वरुण चाचा से बात करनी चाहिए। अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है हम लोगों के परिवार को लेकर, तो प्लीज़ आप बेझिझक ये सब कहिए। मेरे ख्याल से अब तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं इनकी तरफ से आपसे सॉरी मांगता हूँ, और वैसे भी इन्होंने जो कुछ भी किया उनकी सज़ा तो अभी ने मिलकर ही रहेगी। इसलिए आप मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से निश्चिंत रहिए, क्योंकि मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी आपकी कंपनी को बिल्कुल भी नहीं खरीद रही है। इधर रोहित की इस बात पर अब आदित्य पारासर अब यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, और अब वो कहते हैं, देखो रोहित, मुझे टेंशन अपनी नहीं बल्कि मुझे अपनी टेंशन अपनी बेटी की है। एक वही तो मेरी लाइफ में सब कुछ है। इस बात पर अब रोहित कहता है, देखिए मिस्टर आदित्य, हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं है। आप और मुक्ता अपना टाइम लीजिए, हमें उससे कोई भी ऐतराज़ नहीं, क्योंकि अब मैं भी ये चाहता हूँ कि जब दोनों तरफ से ही सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएं, उसके बाद ही कुछ किया जाए। और ये कहते हुए रोहित अब अपनी जगह से उठकर अब उस रूम से अपने कैबिन की तरफ जाने लगता है। इधर रोहित जैसे ही अब अपने कैबिन में आता है तो वो यहाँ पर अपने किंग वाले फ़ोन को निकाल कर देखता है, तो उसके फ़ोन पर तो एक वीडियो मैसेज आया हुआ था। रोहित ने जैसे ही इस वीडियो को प्ले करता है तो वो जैसे ही पूरे वीडियो को देखता है तो वो अब अपनी एक सोच में था। इधर कुछ देर सोचने के बाद वो अब अपने फ़ोन से एक मैसेज टाइप करता है, जिसमें रोहित ने लिखा हुआ था, आने वाले 2 घंटे में एक मीटिंग है, ये मीटिंग वर्चुअल होगी, सो प्लीज़ अपने हिसाब से अपनी अपनी लोकेशन को तय कर लेना।
कोई भी हमारी बातों को ना सुन पाए, क्योंकि ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होगी। इधर इस मैसेज को सेंड करने के बाद रोहित अब अपने मन में सोचता है, इस बार नहीं सर जी, अब वक्त आ गया है किंग के तोहफे का, क्योंकि अब तुम लोगों का बहुत हो गया है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा दिया हुआ तोहफा बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि आप लोग हर बार हमारे यहाँ घर तक घुसने की कोशिश करते हैं। यही सोचकर वो जब अब अपने कैबिन की विंडो के पास जाकर खड़ा होकर वो जब नीचे की तरफ देख रहा था, तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में मैनेजमेंट कॉलेज में आज चिराग और अब्दुल ने अपने लेक्चर को कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि अनिका के साथ साथ यहाँ पर रोहित ने इन दोनों का भी रेफरेंस दिया हुआ था। इधर उनकी नज़र बार बार यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस में ही थी, ताकि वो यहाँ पर हो रही हर एक एक्टिविटी के बारे में पता लगा सकें। इधर अब अब्दुल चिराग से कहता है, एक बात बता, जो लड़कियां इनके कैबिन में जाती हैं आखिर वो कहाँ पर गायब हो जाती हैं, क्योंकि देखो हमें वो अंदर जाते हुए तो दिखाई देती हैं, लेकिन वो वापस बाहर क्यों नहीं आती। अब्दुल की इस बात पर अब चिराग कहता है, पता नहीं, इसी बात का तो पता लगाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तू थोड़ा दूर होकर खड़ा रहना, मेरे हाथ को क्यों पकड़ा हुआ है। देख अगर ऐसे करेगा तो यहाँ पर किसी को भी हम पर शक हो जाएगा। अब चिराग की इस बात पर अब्दुल कहता है, मुझे कोई शौक नहीं है चिराग। अरे यार ये औरतें कैसे ये साड़ी पहनती है, मुझे तो इसमें चलने में ही काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझसे तो ये साड़ी बांध कर चला ही नहीं जा रहा। तू क्या सोच रहा है कि मैं जानबूझकर तेरे हाथ को पकड़ कर चल रहा हूँ? अरे सच बात तो ये है कि मैं बिना किसी सहारे के इस साड़ी में नहीं चल सकता। अब्दुल की इस बात पर अब चिराग कहता है, सायरा बानू जी जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं उसे पूरा करें, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें हमारी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस नहीं करना है। अभी हम जो काम करने के लिए आए हैं हमें बस उस पर फोकस करना है। उसके लिए फिर हमने क्या पहना है क्या नहीं पहना है ये चीज़ कोई मैटर ही नहीं करती। देखो किसी भी वक्त अनिका मैडम यहाँ पर आ सकती हैं, हमें उन्हें अपनी रिपोर्ट तो देनी ही होगी ना, क्योंकि अगर अनिका मैडम के आने से पहले हमने अपने काम को कंप्लीट नहीं किया, हम कोई डाटा कलेक्ट ही नहीं कर पाए, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। इधर चिराग की ये बात सुनते ही अब अब्दुल कहता है, तुम मानो या ना मानो चिराग, इस कॉलेज में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये तुम आंख बंद करके कह सकता हूँ। एक काम करते हैं, हम प्रिंसिपल सर के रूम के पास जाकर देखते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। इधर अब्दुल की ये बात सुनते ही चिराग अभी कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके कानों में मैसेज आने का एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन की आवाज़ को सुनते ही यहाँ पर चिराग एकदम से ही चौकन्ना हो जाता है और उसे सुनने के बाद अब चिराग कहता है, समथिंग इज रॉन्ग अब्दुल। और चिराग की ये बात सुनते ही अब्दुल भी हड़बड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ चिराग, देखो जल्दी से देखो क्या मैसेज आया है। ये सुनते ही यहाँ पर चिराग अब अपने पर्स से अब अपने फ़ोन को निकाल कर जब उस मैसेज को देखता है तो अब चिराग कहता है, किंग ने वर्चुअल मीटिंग रखी है, हमें अटेंड करना ही होगा, क्योंकि अगर किंग कोई भी मीटिंग को रख रहे हैं तो उसमें हमारा होना जरूरी है। चिराग की ये बात सुनते ही अब्दुल कहता है, हम यहाँ पर ये सब कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ये सब करेंगे तो किसी को शक हो जाएगा। तो तुम क्या कहते हो, अभी आज की इस क्लास को छोड़कर अभी हम वापस चलें, क्योंकि हम कल आकर इस काम को फिर से करते हैं। अब्दुल की यह बात सुनते ही अब चिराग भी हाँ में अपने सिर को हिला देता है, क्योंकि चिराग को अच्छी तरह से पता था कि किंग का कार्य कितना कॉन्फिडेंशियल होता है, और अगर उसने यहाँ पर कॉलेज में रहकर कहीं से भी, चाहे वो यहाँ पर किसी प्राइवेसी में है, वो चाहे यहाँ पर किसी पर्सनल रूम में ही जाकर क्यों ना यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड करें, लेकिन उसे फिर भी डर तो था। इसलिए वो दोनों भी यहाँ से निकलने का ही सोचते हैं और वो दोनों वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तो इधर एक तरफ रॉयल हॉस्पिटल के सिक्योरिटी फ्लोर पर अब तक रानी आलिशा वहां पर आ चुकी थी, क्योंकि रानी आलिशा यहाँ पर उसके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे यहाँ पर क्या कुछ हुआ था उसके बारे में जानना चाहती थी। वो बातें वक्त
कई कई बार यहाँ पर किंग को भी कॉल लगा चुकी थी, क्योंकि आलिशा के पास जो वीडियो आई थी उस पेन ड्राइव में वो हर एक बात यहाँ पर किंग को बताना चाहती थी, क्योंकि ये किंग ही हैं जो भी इस मैटर में उसकी हेल्प कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आलिशा बार बार किंग को कॉल तो लगा रही थी, लेकिन सामने से किंग से उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। बार बार यहाँ पर आलिशा का फ़ोन खाली ही जा रहा था। इधर आलिशा भी ये सब देख कर अब अपने मन में कहती है, छोटी नानी माँ, अगर हमारे अपनों को कुछ भी हुआ ना, तो हम एक पल के लिए भूल जाएंगे कि आपका राज के महल के साथ कोई भी वास्ता रहा है। हम ये बिल्कुल भी इस चीज़ को याद नहीं रखेंगे। आज तक आपकी हर गलती को माफ़ किया है हमने, लेकिन अब बस आपको शायद पता नहीं है कि रानी की फैमिली को टारगेट नहीं करना चाहिए था आपको, क्योंकि आपने जो कार्य किया है उसमें आपने सीधे सीधे ही मेरी फैमिली को टारगेट किया है। यहाँ आलिशा ये सब सोचकर अपनी ही सोच में थे कि तभी उसकी नज़र वहाँ पर एक डॉक्टर पर जाती है, जो कि अभी यहाँ पर कैलाश अधिकारी के वार्ड से ही निकल रही थी। उस डॉक्टर को देखकर आलिशा अब अपने तेज कदमों से अब उनके पास जाती और कहती है, हेलो डॉक्टर, अब कैसी तबीयत है उनकी? इधर आलिशा की ये बात सुनते ही वो डॉक्टर उनकी तरफ मुड़ता है और कहता है, रानी साहिबा वो ठीक है, उन्हें गोली लगी हुई थी, हमने वो गोली निकाल दी है। नाउ ही इज़ फाइन, उन्हें अब कुछ ही देर में होश भी आ जाएगा। और ये कहते हुए ही वो डॉक्टर अब वहाँ से जाने लगता है। तो वहीं आलिशा भी उस डॉक्टर के जाने के बाद यहाँ पर कैलाश अधिकारी के रूम के बाहर खड़ी बस उनके होश में ही आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो यही सोच रही थी कि कब कैलाश अधिकारी को यहाँ पर होश आएगा और तब वो उनसे बात करेगी। इधर यहाँ पर राजमहल के बेसमेंट में महेंद्र पीरामल अब यहाँ पर एक शख्स को अब बड़े ही ध्यान से देख रहे थे कि तभी वहाँ पर अब धनंजय पीरामल भी आ जाते हैं और वो वहाँ पर आकर कहते हैं, इन्हें होश आया या फिर नहीं आया? धनंजय की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, भैया इन्हें यहाँ पर लाकर हमने ठीक तो किया है ना, मेरा मतलब कहीं हमने कोई गड़बड़ तो नहीं करती हैं? इस बात पर अब धनंजय कहते हैं, इन्हें अगर हम वहाँ पर छोड़ देते ना महेंद्र, तो तुम्हें तो पता ही है ना कि वो लड़का राहुल इसका क्या हाल करता, क्योंकि वो बस एक मौके की तलाश में ही है कि कब उसे वहाँ पर अकेले इसके साथ मौका मिले और तब वो इसे जान से मार दे। इस बात पर अब महेंद्र कहते हैं, हाँ बात तो आपकी बिल्कुल सही है। वाओ ग्रेट ब्रो, वैसे आपको कुछ पता चला उस लोकेशन के बारे में? माँ ने उन लोगों को कहाँ पर रखा है? क्या आप कुछ पता लगा पाए? देखिए भाई, वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। उन्होंने बस हमें 24 घंटे का ही समय दिया है, इसलिए हम हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते हैं। महेंद्र की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मैंने किंग को उस वीडियो को सेंड कर दिया है। इनफैक्ट मैं खुद अभी इंपीरियल ग्रुप के हेडक्वार्टर जा रहा हूँ किंग से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे इसके बारे में किंग से बात करनी होगी। मैं किंग से मिलने के बाद उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस मामले में हमारी हेल्प करे। दैट्स इट। इधर यहाँ पर धनंजय की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, क्या भाई, आपने उस किंग की अपॉइंटमेंट ली है? मेरा मतलब है कि वो कोई बगल में रहने वाला पड़ोसी है नहीं ना? अरे आप जब चाहे वो आपसे मिले। भाई कोशिश करते हैं कि आखिर माँ ने उन लोगों को कहाँ पर रखा है, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने जब चाहा आपने उससे अपॉइंटमेंट ले ली, क्योंकि ये भी तो देखना होगा ना कि किंग आपसे उस समय मिलना भी चाहते हैं या नहीं। और जस्ट एक किंग की अपॉइंटमेंट के लिए हम इन 24 घंटों को तो बर्बाद नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अपनी तरफ से भी तो कुछ सोचना होगा। इधर महेंद्र की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो महेंद्र, देखते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं। या धनंजय ये कहकर अपनी ही सोच में थे कि तभी उन्हें कुछ अचानक से याद आता है और वो कहते हैं, ओ गॉड महेंद्र,
हमने आकाश को हर हाल में बचाना होगा और आलिशा को इस मैटर से भी दूर रखना होगा। ये रेवती और अंजलि को किडनैप करने की उनके पास तो कोई कोई वजह नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ पर जब कुछ सोच रहा था तभी धनंजय के दिमाग में ये बात एकदम से आती है कि अगर उन्होंने यहाँ पर रेवती को किडनैप किया है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो सकता है कि वो यहाँ पर आलिशा को वहाँ पर बुलाना चाहते हैं ताकि वो रेवती को छोड़ दें और अंजलि के बदले आकाश को, क्योंकि उन लोगों का मकसद सीधे सीधे आलिशा, आकाश और अनिका तक पहुंचना है। इसलिए क्योंकि अंजलि और रेवती को किडनैप करने का उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है।